गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। कल हमने अमालगमेशन के इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस किए थे। इलस्ट्रेशन करने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अमालगमेशन में दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक परचेज कंसीडरेशन और दूसरा नेट एसेट। फिर हम क्या करेंगे, परचेज कंसीडरेशन जो हम पे कर रहे हैं कंपेयर करेंगे नेट एसेट जो हम परचेज कर रहे हैं। तो अगर हम पैसे कम दे रहे हैं तो हमारा फायदा हो गया, अगर हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो हमारा नुकसान हो गया। तो ये फायदा नुकसान वाली बात बाद में पहुंचेंगे, पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि हम पैसे कितने दे रहे हैं। तो परचेज कंसीडरेशन एज पर AS4 क्या होता है, वो सारी चीजें जो आप किसको दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो, डिवेंचर होल्डर को या किसी और स्टेक होल्डर को कोई चीज आप दे रहे हो, तो वो परचेज कंसीडरेशन का पार्ट नहीं होता, वो पार्ट होता है नेट एसेट का। ठीक है, तो अब हमने फिर कहा कि परचेज कंसीडरेशन चार तरीके से कैलकुलेट होता है, लमसम होता है, नेट पेमेंट होता है, नेट एसेट होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। डन। लमसम में पहले अमाउंट बताते हैं, नेट पेमेंट में पहले आइटम्स, रेट और क्वांटिटी बता देते हैं, नेट एसेट में कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर से छोड़ देते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू में तो रेशियो डिसाइड होता है कि पुरानी कंपनी के कितने शेयर्स के बदले में नई कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे। उन शेयर्स की प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है कि पार पे इशू होगा कि प्रीमियम पे इशू होगा। ठीक है, अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करूं तो ये चार मेथड किसी मायने के नहीं है। मैं जब क्वेश्चन रीड करता हूं, मैं जैसे मेरी ट्यूनिंग हो रही है उसके हिसाब से बता रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन रीड करता हूं तो मेरा माइंड मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलता कि कौन से मेथड पे क्या रूल अप्लाई होगा। मतलब मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड परचेज कंसीडरेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूं, वो भी सही। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये मैंने परचेज कंसीडरेशन लमसम के थ्रू निकाला, नेट एसेट के थ्रू निकाला, नेट पेमेंट के थ्रू निकाला। मुझे ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैलकुलेट करने की जरूरत महसूस है, मैं कह रहा हूं मैं कैलकुलेशन कौन से मेथड के बेसिस पे कर रहा हूं, उस मेथड का नाम आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे व्हाट इज इन द नेम। तेल लेने गए चार मेथड, मैं तो कहूंगा क्वेश्चन मेरे लिए माई बाप, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगी आपकी परचेज कंसीडरेशन। जब वो बोले 50 लाख का परचेज कंसीडरेशन है तो वो लमसम मेथड, मुझे क्या है, उसका अमाउंट बोल दिए। जब वो बोले कि मैं इनको इतना दूंगा, इनको ये दूंगा, तो आ जा मेरा परचेज कंसीडरेशन, वो नेट पेमेंट मेथड। जब वो बोले बैलेंसिंग फिगर कैश से देना है, तो मुझे नेट एसेट में से जो चीजें दे रहा हूं माइनस करनी पड़ेगी, तो भले ही वो हो नेट एसेट मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम कौन सा है, मेथड कौन सा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कभी तो वो खिचड़ी बना देगा, सारी चीजें एक साथ दे देगा, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कैलकुलेशन कर लो। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। 2 कर लिया ना अपन लोगों ने, 3 शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंपॉर्टेंट, कितने शेयर्स है? 7,50,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच। 25,000 शेयर्स है 14% वाले ऑफ 100 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स और उनकी प्राइस पे हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। प्रेफरेंस शेयर्स पे परसेंटेज भी मार्क कर लो, क्योंकि अगर नए प्रेफरेंस शेयर्स किसी और परसेंटेज के होंगे तो वो आपको वहां मेंशन करने पड़ेंगे। जनरल रिजर्व है 12.5 लाख का, 14% डिबेंचर्स का 14% अंडरलाइन कर लो। हो सकता है डिबेंचर्स जब बड़ा वाला क्वेश्चन अपन करे तो एक्सचेंज कर दे, रेट अपन चेंज कर दें। एक्स्ट्रा बुक दे दो रे उनको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, अंडरलाइन कर लो एट कॉस्ट। हो सकता है नेट एसेट कैलकुलेट करना हो तो इसको अपन मार्केट वैल्यू पे ले ले। नाउ अदर इंफॉर्मेशन, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10 अप्रैल 2021। ट्रांसफर कंपनी कौन सी है, पढ़ के बताओ। एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है? ट्रांसफर। परचेजिंग कंपनी कौन है? अमालगमेटेड कंपनी कौन सी है? सोच के जवाब देना, सुन के नहीं। अमालगमेटेड कंपनी कौन सी है? वाई लिमिटेड, जो टेक ओवर कर रही है। अमालगमेशन के बाद जो कंपनी बचेगी वो अमालगमेटेड, जो कंपनी अमालगमेट हो जाएगी वो है अमालगमेटिंग। ठीक है,
डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स आर डिस्चार्ज बाय वाई एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो ये तो डिवेंचर होल्डर को दे रहे हो आप, उनके डिवेंचर एक्सचेंज कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट थोड़ी बनेंगे, नेट एसेट का पार्ट बनेंगे। हाँ, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? 10% प्रीमियम दे रहे हो। तो देखते हैं नेट एसेट की बारी आएगी कि नहीं आएगी। ओ मर गए, मेरे को ये चौथे पॉइंट में पहला वर्ड दिख रहा है, क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकलती है किससे? नेट एसेट से। तो नेट एसेट तो करना पड़ेगा अपन को। ठीक है भाई, चलो अगला। अरे नहीं यार, लल्लू क्वेश्चन है तो बेकार। थर्ड, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। लो भैया, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। इशूइंग नेसेसरी नंबर को अंडरलाइन कर लो, ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए ईच। 100 रुपए का मान के हम नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे। जरा देखना पहले कितने नंबर ऑफ शेयर है उनके, 25,000। तो 25,000 का कैपिटल कितना है? 25 लाख, है ना? 25 लाख पे प्लस कर दो 20%, 30 लाख। और मेरा एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। डिवाइड कर दो 100 रुपए से। नंबर ऑफ शेयर कितने दूंगा मैं? 30,000 शेयर दूंगा। मेरे को कहीं बोर्ड पे लिखने की जरूरत है क्या ये? नहीं ना। तो नीचे सोल्यूशन में देख लो, 30,000 शेयर दिए हैं हमने उसको, 30 लाख रुपीज का पेड अप परचेज कंसिडरेशन का पहला पॉइंट आ गया। आ गया? वापस बताऊं? यश, वापस बताऊं? ठीक है, ओके। नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आए? फेस वैल्यू से डिवाइड करके। ठीक है, अगला पॉइंट। ये जो अगला पॉइंट है ना, ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। क्यों? अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कह देता ना, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। दोनों कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए थी मेरे को, दोनों कंपनी का नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ता, और उसको दोनों कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता, तब जाके क्या आती? इंट्रिंसिक वैल्यू आती। इस गधे ने आप लोगों को गधा मानते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू खुद ने ही लिख के दे दी है। Intrinsic value per share of X limited is 20 and that of Y limited is 30। बहुत बड़ा निकली चाहिए, कुछ भी नहीं मिला इसमें, खुद ही बोल दिया कि X की शेयर कितनी है? 20 रुपए की, और हमारा शेयर कितने का है? 30 रुपए का। बात खत्म हो गई भैया यहीं पे। फिर भी पढ़ लेता हूँ। Y limited will issue equity share to satisfy the equity shareholder of X limited on the basis of intrinsic value. However, important line, however, entry should be made at par value only. The nominal value of the equity share is 10 rupees। मतलब कितने शेयर्स दूंगा ये डिसाइड होगा इंट्रिंसिक वैल्यू पे, लेकिन अब जो भी शेयर्स दूंगा वो दूंगा कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पहले यार वो यहां लिख लेता हूं छोटा छोटा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितना आया? 30 लाख आ गया, है ना? अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैं इशू करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर को, तो फटाफट कैलकुलेटर पे लो, उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 7,50,000 शेयर्स हैं उनके। अब पन्ना पलटा के ये चेक करो, एक्स लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है? पन्ना पलटा के देखो। अरे यार, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? पॉइंट नंबर 4 पे देखो, एक्स लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 20। 7.5 लाख शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए, तो 7.5 लाख इंटू 20 करो, कितना हुआ? 1,50,00,000 का उनका शेयर कैपिटल हो गया। तुम तो अपने आप पे ले लो ना, तुम एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 20 रुपए, तो तुम्हें पैसे कितने मिलने चाहिए? 7,50,000 इंटू 20 रुपीज, 1,50,00,000। अब मैं उस 1.5 करोड़ के लिए क्या दूंगा? मेरे शेयर दूंगा, और मेरे शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 30 रुपए, तो 1.5 करोड़ को 30 से डिवाइड कर लो। 5 लाख शेयर आपको दूंगा। जब मैं शेयर दूंगा उसको वैल्यू कितनी मानूंगा? 10 रुपए। 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख। टोटल कितना हो गया? 80 लाख। परचेज कंसिडरेशन है आपका 80 लाख। समझ में आया कि नहीं? ये बातें जब आप रिवीजन करते हो
तब आपको परेशान करती है। तो समझना, हमें क्या लगता है कि मैं उनको 20 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं, तो मैं तो 1.5 लाख की चीज 1.5 करोड़ की चीज दे रहा हूं, तो परचेज कंसिडरेशन 1.5 करोड़ आना चाहिए ना। नहीं भैया, आप उनको सिर्फ कागज के टुकड़े दे रहे हो, आप उनको अपनी इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, और आपने अपनी इक्विटी शेयर्स की एंट्री अपनी बुक्स में कितने से पास करी है, 10 रुपए से पास करी है, तो परचेज कंसिडरेशन 10 रुपए के हिसाब से आएगा। भले ही इस 50 लाख के शेयर्स की मार्केट में रेट 30 रुपए के हिसाब से 1.5 CR हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक एंट्री कर रहे हैं, और अपनी बुक्स में आप अपना शेयर कितने पे इशू कर रहे हो, 10 पे। अगर आपको परचेज कंसिडरेशन 1.5 करोड़ मानना है, तो आप अपनी बुक्स में शेयर कितने से इशू करोगे, 30 रुपए से, जिसमें 10 रुपए शेयर कैपिटल मानोगे और 20 रुपए क्या मानोगे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम मानोगे। तो उसने साफ बोल दिया, शेयर्स टू बी इशूड एट पार ओनली, तो शेयर में 10 रुपए का ही मान लो। नंबर ऑफ शेयर कहां से लाया मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से लाया। तुम्हारा शेयर 20 रुपए का, मेरा शेयर 30 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करो, 30 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, कितने शेयर इशू करने हैं वो आ जाएगा। अब ये जो मैं शेयर दूंगा तुम्हें, तो तुम्हारे 5 लाख शेयर चाहिए ना, तुम्हें तो शेयर्स चाहिए ना भाई, तुम्हारा फायदा नुकसान तो नंबर ऑफ शेयर्स में ही है। अगर मैं 5 लाख के बदले में 4 लाख शेयर दूं तो तुम्हारा नुकसान है, 5 लाख शेयर के बदले में 6 लाख शेयर दूं तो तुम्हारा फायदा है। तुम तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर देखो, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं मेरी बुक्स में उस शेयर की वैल्यू 10 रुपए से रिकॉर्ड करूंगी, 50 रुपए से रिकॉर्ड करूंगी, 500 रुपए से रिकॉर्ड करूं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा, है क्या नहीं? क्लियर? तो एज पर AS14 वो क्या कहता है कि परचेज कंसिडरेशन कितने का मानेंगे, जितने से तुमने शेयर इशू किया है, तुम्हारी बुक्स में एंट्री पास करनी। मैं अगर ये 10 रुपए पार वाली बात नहीं होती, तो मैं शेयर को 30 रुपए का ही मानता। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता ना कि मैंने मेरे शेयर को कितने का माना, कुछ नहीं बोला होता, तो मैं कितने का मानता, 30 रुपए का ही मानता। तो यहाँ पे इंटू 30 करके 1,50,00,000 लिखता, और 1,50,00,000 लिखते ही ये कितना हो जाता, 1,80,00,000 हो जाता। ये पार वैल्यू के चक्कर में परचेस करने कितना रह गया, 80 लाख रह गया। लेकिन लॉस तो हो ही रहा है ना। किसको, शेयर कहाँ हो रहा, असल में तो लॉस ये कैसे है बता, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, उससे मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम ही नहीं हुई। हुई ना। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कम होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू तो नेट एसेट से निकलती है, और नेट एसेट तो जो है वो ही है ना। वो तीसरी चीज तो 10 की रहेगी, कैसे रह गई, आपने 10 पे रिकॉर्ड करी। नहीं 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 नहीं, अब इसका अब ये जो सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब दूंगा तो दिमाग लगेगा भैया। रेडी हो तुम लोग? ये यूं कह रहा है कि तुमने 10 से रिकॉर्ड करी तो तुम्हारा नुकसान हो गया। कैसे हो गया नुकसान, मैं चीजें तो उतनी की लाया ना जितनी की पहले ले रहा था। अब मैं जब चीजें मान लेते हैं अपन कि ये 80 लाख है, और जो मैं चीजें ले रहा हूं वो 2 करोड़ की है, 2 करोड़ के बदले में मैंने 80 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ के बदले में मैंने 80 लाख रुपए दिए, तो मेरी बुक्स में मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। तो कैपिटल रिजर्व कितने का आएगा, 1,20,00,000 का आएगा। शेयर होल्डर्स फंड 80 लाख का, कैपिटल रिजर्व 1,20,00,000 का, तो नेटवर्थ तो अभी भी 2 करोड़ की हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मेरी असेट 2 करोड़ की है। अब अगर मान लो मैंने ये इशू किया होता 30 रुपए के हिसाब से, तो परचेज कंसिडरेशन कितना आता, 1.5 करोड़ आता, मतलब शेयर कैपिटल कितना आता, 1,80,00,000 आता, और मैं चीजें कितने की लाया हूं, 2 करोड़ की लाया हूं। 2 करोड़ के बदले में 1,80,00,000 दे रहा हूं, तो कैपिटल रिजर्व कितने का आता, 20 लाख का आता। तो 1,80,000 का शेयर कैपिटल और 20 लाख का कैपिटल रिजर्व, नेटवर्थ तो वापस से कितने की होती, 2 करोड़ की। मेरा फायदा नुकसान तुम्हें शेयर कितने का मानूं उससे नहीं हो रहा है, मेरा फायदा नुकसान हो रहा है कि मैं कितने की चीजें लेके आ रहा हूं। मैं 2 करोड़ की चीजें लेके आ रहा हूं, तो मेरा नेटवर्थ 2 करोड़ ही माना जाएगा ना हमेशा। इंट्रिंसिक वैल्यू तो नेट एसेट से निकलती है, नेट एसेट तो मैं पूरी ही लेके आ रहा हूं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमेशा मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सिंप्लीफाई करके बोलूं, अगर यहां वैल्यू 10 रुपए से रखता हूं तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा, शेयर होल्डर्स का फंड वहां बढ़ जाएगा। अगर यह अमाउंट 10 रुपए के बदले में 30 रुपए रखता हूं तो कैपिटल रिजर्व क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। एट लास्ट शेयर होल्डर्स फंड वहीं पहुंचना है जहां पहुंचना था, 2 करोड़ में। कौन से पैसे, नहीं 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 नहीं, देखो इस पूरे केस में तुम्हें तो शेयर ही मिल रहा है ना,
कंपनी की बुक्स में वो शेयर फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गए, प्रीमियम पे रिकॉर्ड हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो शेयर ही मिल रहा है। उस शेयर की मार्केट में प्राइस 30 रुपए है, तो तुम्हें तो चीज 30 की ही मिली ना। मैं मेरी बुक्स में उसको 10 की मान के प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड कर लूँ या 40 की मान के लॉस रिकॉर्ड कर लूँ, वो तो मेरा लुकआउट है। तुम्हें तो मिला क्या? शेयर। तो तुम्हारा तो कोई फायदा नुकसान हो नहीं रहा। और मैंने मेरा भी बता दिया कि मेरा एट लास्ट तो नेटवर्थ वही पहुंचना है। फायदा नुकसान तो क्या हुआ कि मैंने खरीदी कितने की चीज। ठीक है, बोलो। और आपने बताया था कि मार्केट वैल्यू से जल्दी इंट्रिंसिक वैल्यू और डिमांड सप्लाई, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम होगी, 10 होगी ना, 20। इंट्रिंसिक वैल्यू 10 नहीं हुई ना भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू नेट असेट से हुई, और नेट असेट तो मेरे उतने ही है। मैं इसको 10 पे इशू करूंगा, 30 पे इशू करूँ, नेट असेट पे क्या चेंज आ जाएगा? हाँ, ये तो नहीं आता। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ चेंज हो गई फिर? मैं तो इशू कर रहा है। अरे यार, बुक में वैल्यू कुछ भी लिखने से इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेंज होगी? यहाँ समझो आप कि अगर मैं ये बैलेंस शीट बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल वाली, ये फिक्स असेट, ये करंट असेट और ये लाइबिलिटी, तो नेट असेट कैसे बनता है? असेट माइनस लाइबिलिटी से। अब मैं मेरा शेयर कैपिटल 10 रुपए से रिकॉर्ड करूंगी, 30 रुपए से रिकॉर्ड करूं, असेट माइनस लाइबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अगर इसको 10 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा तो यूं समझ, मैं इसको 10 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ कैपिटल रिजर्व 20 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 30 से रिकॉर्ड करूंगा तो कैपिटल रिजर्व क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही तो बात है। कैपिटल रिजर्व तो शेयर होल्डर फंड का ही तो पार्ट होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो नेट एसेट से निकलती है, नेट एसेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन लल्लू है ये। लल्लू क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने खुद ने दे दी, 20 रुपए और 30 रुपए। आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो इंट्रिंसिक वैल्यू खुद नहीं देगा, वो आपको दो बैलेंस शीट देगा, एक्स और वाई लिमिट के ये एसेट्स, एक्स और वाई लिमिट के ये लाइबिलिटीज। उन एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यूज से हम निकालेंगे उनके नेट एसेट, उसको डिवाइड करेंगे उनके नंबर ऑफ शेयर्स से, तब आएगी उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू। उस इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करके हम निकालेंगे रेशियो। रेशियो में पता पड़ेगा कितने शेयर्स हम उनको दे रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन में उन शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? जो क्वेश्चन में बोला होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो परचेसिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन बोले पार पे इशू करना, 15 पे इशू करना, 20 पे इशू करना, तो जितने का इशू करने का बोले उतने का इशू कर देना, खत्म बात। पहले शेयर होल्डर को जितना लाभ हो जाएगा, इक्विटी शेयर जितना लाभ के प्रेसिडेंसी की वजह से कर को रखे ये 50 लाख हो गया, 50 लाख हो गया। ठीक इसी में तो वही है तो वो 1.5 लाख का ही। हाँ, तो इसमें मतलब मैं अपने बुक्स में 10 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू के उनको उतना ही फायदा मिला। हाँ, मतलब अल्टीमेट फिर इसने 10 रुपए से रिकॉर्ड क्यों किया? यूं हाँ, ये अपनी बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाना चाहता, वो तो फोकट का अमाउंट कम कर दिया उसने अपनी बुक्स कर दिया, ये उसकी मर्जी है। वो चाहता तो 30 पे भी दिखाता। तो आपको यही तो सिखाएंगे कि मेरी बुक्स में मेरी मर्जी चलेगी कि मैं मेरा शेयर कितने पे इशू करना चाहता हूँ। मेरा पुराना शेयर 10 रुपए पे इशूड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो नए शेयर आपको दे रहा हूँ वो भी कितने से दिखे? 10 रुपए से दिखे, ताकि मेरे पुराने शेयर होल्डर और नए शेयर होल्डर कैसे लगे? एक जैसे लगे। और